हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंटेंट कल्चर। एस राजामौली वो इंसान जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेके गया और वो रिस्पेक्ट दिलाई इंडियन सिनेमा को जो हमेशा से हम डिजर्व करते थे। उसी ऑडियंस से, उसी वेस्ट ऑडियंस से जो हमेशा से इंडियन और बॉलीवुड सिनेमा पे हंसती थी कि ये तो क्या नाच गाने वाली फिल्में बनाते हैं, कहीं भी डांस शुरू हो जाता है। एक स्टीरियोटाइप बनाए गए थे इंडियन सिनेमा को लेकर। वही ऑडियंस आज वाहवाही कर रही है इंडियन सिनेमा की, शॉक हो गए वो इंडियन सिनेमा को देख के। और ये सारा क्रेडिट जाता है एस राजामौली को, क्योंकि वही हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड को, ग्लोबल लेवल पे, और दिखाया है कि इंडियन सिनेमा किसी से कम नहीं है। लेकिन जो सवालों पे डीप डाइव करेंगे हम इस वीडियो में वो ये है कि क्यों ओवरसीज ऑडियंस ने कनेक्ट किया राजामौली की फिल्मों के साथ, क्यों वेस्ट के लिए वो उस ताले की चाबी बने जिस ताले का नाम है इंडियन सिनेमा, और कैसे उन्होंने एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस बनाई, एक फैंडम बनाया इंडियन सिनेमा का, जो आज लुक फॉरवर्ड करती है इंडियन सिनेमा की तरफ और एक्सप्लोर कर रही है इंडियन सिनेमा को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एस राजामौली कर्नाटका में पैदा हुए और इनकी जो फैमिली है वो एक रिच फैमिली थी। पुराने जमींदार थे इनके दादा परदादा, लेकिन इनके फादर ने बहुत बड़े गैम्बल किए अपनी लाइफ में फिल्म मेकिंग के प्यार में, जिससे पता लगता है कि ये खुद इतना क्यों प्यार करते हैं फिल्म मेकिंग को। जिसके बाद वो फिल्म मेकर बने, अपनी खुद की फिल्में डायरेक्ट करनी शुरू की, जैसे कि पहली फिल्म थी इनकी स्टूडेंट नंबर 1, और ऐसी और बहुत सारी फिल्में हैं। जिसके बाद एक हिट डायरेक्टर की कैटेगरी में तो आ गए, लेकिन जहां बहुत सारे और हिट डायरेक्टर तेलुगु इंडस्ट्री में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, एस राजामौली ने एक स्टेप उनसे आगे लिया, क्योंकि वे हमेशा से एक जेनरिक डायरेक्टर बनके नहीं रहना चाहते थे। और इन्होंने एक फिल्म बनाई मगधीरा। जिन्होंने भी इस फिल्म को देखा है उन्हें शायद बहुत कुछ याद ना हो इस फिल्म की कहानी के बारे में, लेकिन वो एक सीन जरूर याद होगा जहां जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिल्म का, वो 100 सोल्जर्स के साथ इकट्ठा लड़ता है। वहीं से एक स्पार्क दिखा दी थी इन्होंने कि इनमें वो टैलेंट है किसी भी सीन को एक ग्रैंड बना देने का, जो बाद में इन्होंने जाके मास्टर किया और आज हमें इनकी फिल्मों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त वो सिर्फ फिल्में नहीं बना रहे थे, वो एक एपिक ग्रैंड सिनेमा बना रहे थे जो लोग पसंद कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई ईगा। अब ये कहानी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है कि कैसे ये फिल्म में एक लव स्टोरी स्टार्ट होती है और फिर एक रिवेंज स्टोरी टर्न हो जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मर के पुनर्जन्म लेता है, रीइंकारनेट होता है एक मक्खी के रूप में, और कैसे एक मक्खी रिवेंज लेती है, ये इस फिल्म की स्टोरी थी। अब सुनने में जितना रिडिकुलस लगता है उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट इस फिल्म को इतना एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाया था राजामौली ने, जिससे पता लगता था कि उनमें टैलेंट है किसी भी कहानी को एंटरटेनिंग और किसी भी अनयूजुअल कॉन्सेप्ट को कैसे एंगेजिंग और कमाल का बनाने का और कैसे उसे रिप्रेजेंट करने का, जो उन्होंने इस फिल्म में बखूबी करके दिखाया। उसके बाद जहां कहानी सारी ही बदल जाती है वो पॉइंट आता है बाहुबली। 5 साल लगे इस फिल्म को बनाने में, जो बिल्कुल पे ऑफ किए डायरेक्टर और एक्टर दोनों के लिए ही। लेकिन इस फिल्म से उन्होंने सारे हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़ी। ये पहली पैन इंडिया फिल्म बनी जो रिलीज हुई पूरे इंडियन लेवल पे, और जहां अपने स्केल, अपनी स्टोरी टेलिंग और ग्रैंड सीक्वेंसेस और विजुअल स्पेक्टिकल्स से उन्होंने सारे हिंदुस्तान का तो दिल जीता ही, वहीं उन्होंने सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। दोनों फिल्मों ने 2015 और 17 में बहुत ही बड़े लेवल पे बॉक्स ऑफिस ग्रॉस किया, जिससे इन फिल्मों के साथ उनकी लेगेसी भी सीमेंट हो गई। लेकिन इस वीडियो का जो मेन सवाल था वो ये था कि उन्होंने ओवरसीज ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट किया। तो यहीं से उस चीज की कहानी शुरू होती है, क्योंकि टाइमिंग भी उसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है। 2015, 16, 17 एक वो टाइम था जहां पे सोशल मीडिया वेस्ट में स्टिल हो चुका था, उसने अपना बूम देख लिया था। एक वक्त आ गया था जहां लोगों ने सोशल मीडिया को डिस्कवर करना शुरू किया, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह ज्यादा देख रहे थे इस वेस्ट में लोग। और जब आप किसी चीज को बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आप ढूंढते हो मार्केट, और सबसे बड़ी मार्केट इंडिया और चाइना ही है दुनिया में। चाइना तो सोशल मीडिया बैन था वहां पे, लेकिन जब वेस्ट ने इंडिया की तरफ देखा तो सबसे पहला दरवाजा जो था जिसके थ्रू वो इंडियन मार्केट में घुस सकते थे वो था सिनेमा। और उस वक्त सिनेमा की सबसे बड़ी हाईलाइट ही बाहुबली थी। अब जब लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया इंडियन सिनेमा को, तो सबसे पहला चीज उन्हें बाहुबली दिखी। रिएक्शन चैनल, सिनेमा के फैंस दुनिया भर से उन्होंने डिस्कवर किया इंडियन सिनेमा को बाहुबली के जरिए। अब बाहुबली ही क्यों, बाहुबली के साथ ही उन्होंने कनेक्ट क्यों किया, या राजामौली के सिनेमा के साथ ही वेस्ट ने कनेक्ट क्यों किया? क्या ये एक उसका आंसर है कि पहली फिल्म उन्होंने बाहुबली देखी इसलिए? अब इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए अगर आपको मैं 5 फ्रेंच फिल्में दिखाऊं और आप उन 5 फ्रेंच फिल्मों को देखो, तो क्या पहली फिल्म होगी जो आप कहोगे ये सबसे बढ़िया फिल्म है? नहीं, जो उन सारी 5 में से बेस्ट फिल्म होगी वो। और इसीलिए बाहुबली
वो फ़िल्म बेस्ट फ़िल्म बनी इंडियन सिनेमा को रिप्रेज़ेंट करने वाली। जहाँ टाइमिंग के हिसाब से वो पहली फ़िल्म भी थी लेकिन बेस्ट फ़िल्म भी थी। लेकिन फिर भी वेस्ट इसी फ़िल्म के साथ इतना कनेक्ट क्यों हुआ? तो पहले तो जो इस फ़िल्म की स्टोरी टेलिंग थी वो यूनिवर्सल थी। आपको इस फ़िल्म में फैमिली, इमोशन, रिवेंज, डेस्टिनी जैसी पावरफुल थीम्स देखने को मिलती है, जो यूनिवर्सली लोग देखना पसंद करते हैं। उसके बाद ये फ़िल्म एक विजुअल स्पेक्टिकल थी, जहाँ राजामौली ये समझते हैं कैसे सिनेमा को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाए, जहाँ उनकी फ़िल्मों में हमें ज़्यादातर ग्रैंड सीक्वेंसेस, बड़े-बड़े सेट्स और बड़े एपिक एक्शन सीक्वेंसेस, जो ग्रैंड और एपिकनेस है उनके सिनेमा की, वो लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करती है। उसके बाद मुझे जो इन फ़िल्मों की सबसे बड़ी यूएसपी लगती है वो है इमोशंस। अब इंडिया से बेहतर इमोशंस पे पकड़ किसी भी और सिनेमा में हमें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इंडियन फ़िल्म्स इतनी इमोशनल होती हैं। अगर आप किसी अपने फ़ॉरेन दोस्त या आप रिएक्शन देखें या आप कहीं भी सोशल मीडिया पे ढूँढें, जहाँ फ़ॉरेनर्स इंडियन फ़िल्मों को देखते हैं, तो वो हक्के-बक्के भौचक्के रह जाते हैं इंडियन फ़िल्मों में इमोशंस को देख के। उनके लिए इन इमोशंस को हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन उनके लिए ये एक लेवल ऊपर की बात है, और वही बात इन फ़िल्मों में भी है। बाहुबली फ़िल्मों में जो इमोशंस है वो शो करके रख दिया फॉरेन ऑडियंस को। उसके बाद मिथोलॉजिकल एलिमेंट, वेल जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ओवरऑल ईस्ट की मिथोलॉजी से हमेशा इंस्पायर्ड रही हैं। अगर आप किसी भी फॉरेनर से जाके पूछो इंडियन सिनेमा या इंडियन स्टोरी टेलिंग के बारे में, तो वो पहली चीजें मिथोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में ही बताएंगे। अब इससे तो पता लगता है कि उन्होंने फॉरेन ऑडियंस के साथ कनेक्ट कैसे किया, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है इंडियन सिनेमा को इतना ग्लोबल ले जाने में, उसकी भी बात करना जरूरी है। जहां बाहुबली से बहुत सारे फॉरेनर्स ने इंडियन सिनेमा को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्होंने जब इन फिल्मों को देखा, उनके बाद उन्हें क्यूरियोसिटी हुई, इंडियन सिनेमा को एक्सप्लोर करना शुरू किया और फिल्में देखी, जिससे जो हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट है वो बढ़ने लगा। हालांकि इंडिया ने भी बहुत कोशिश की उसके बाद उस ग्रैंड लेवल पे फिल्में बना के वेस्ट में रिलीज करने की, लेकिन जहां कुछ फिल्में उन ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुई, जैसे केजीएफ कह लें या पुष्पा कह लें, वहां बहुत सारी इंडियन फिल्में फेल भी हुई। लेकिन राजामौली ने वो इम्पैक्ट जारी रखा, और ये इम्पैक्ट और बड़ा हो गया जब उन्होंने ट्रिपल आर को रिलीज किया, और वो समझ चुके थे कि ट्रिपल आर को उस लेवल तक ले जाना होगा जहां वो ज्यादा वेस्ट की ऑडियंस के साथ रीच बढ़ा सकें। और इस वक्त तक उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग या कहे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो देखना चाहते थे उनके सिनेमा को, और ट्रिपल आर को उन्होंने उस स्केल पे जाके रिलीज किया जहां फाइनली वेस्टर्न सोसाइटी ने थिएटर्स में जाकर इस फिल्म को देखा। जहां अगर आप आज भी सोशल मीडिया पे जाकर ढूंढेंगे तो जो रिएक्शंस हैं थिएटर के, वो आपको देखने को मिलेंगे कि कितना ज्यादा पसंद किया था वेस्ट की ऑडियंस ने ट्रिपल आर को। जहां नाटू नाटू जो गाना था इस फिल्म का, उसने तो ऑस्कर भी जीता। और इसी के साथ राजामौली सिर्फ एक सक्सेसफुल इंडियन डायरेक्टर नहीं रहे, वो एक ग्लोबल फिल्म मेकर बन गए।